Thank you, sir. Thank you very much for your excellent discourse and. और हम आपको सीधे ले चलते हैं। इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह राजधानी दिल्ली के सरदार पटेल स्कूल में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। अनुराधा जी, प्राचार्य सरदार पटेल विद्यालय, आज इस कार्यक्रम में उपस्थित सारे शिक्षकगण, अभिभावकगण और 10, 11 और 12वीं कक्षा के सभी प्यारे विद्यार्थिनियों, आप सभी को आज मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। कल ही गुजरात में एक नितांत करुण घटना घटित हुई है। एक ही दुर्घटना में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है, कई बच्चों ने भी अपनी जान गंवाई है। दुर्घटनाओं पर किसी का बस नहीं होता है, परंतु पूरे देश की संवेदनाओं को झंझोड़ने वाली ये दुर्घटना ने न केवल गुजरात, पूरे देश के लोगों के मन को दुखी और आहत किया है। मैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है वो सभी मृतक व्यक्तियों के बच्चों के परिवारजनों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करता हूं, दुख भी व्यक्त करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को चिर शांति मिले। मित्रों, आज 31 अक्टूबर है, सरदार जयंती है। सरदार जयंती के दिन आज जगदीप भाई ने मुझे यहाँ आप लोगों के साथ बातचीत करने के लिए बुलाया है। सरदार साहब के व्यक्तित्व को, उनके बारे में बात करना, जिन्होंने सरदार को कभी देखा ही नहीं, सरदार के साथ काम नहीं किया, ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत कठिन है। कई लोगों के बारे में आप जिनके साथ देखे नहीं हो, काम नहीं किया है, ऐसे कई लोगों के बारे में बहुत सारी बात कर सकते हो, मगर सरदार के बारे में इस प्रकार से बात करना बहुत कठिन इसलिए है कि बहुत कम लोग ऐसे होंगे सरदार पटेल सरीखे जिन्होंने कभी भी अपनी प्रसिद्धि के लिए जीवन में कुछ नहीं किया। पूरा जीवन, जिस दिन से वकालत छोड़ी, पूरा जीवन केवल और केवल भारत की आजादी, आजादी के बाद अखंड भारत का निर्माण और निर्मित हुए रहे नए राष्ट्र का नींव डालने के लिए ही पूरा जीवन वो काम करते रहे। आजादी के आंदोलन में भी उनकी भूमिका को जब इतिहास को पढ़ते हैं तब मालूम पड़ता है कि व्यक्ति को अगर आजादी के आंदोलन में से निकाल लो तो बहुत सारे आंदोलन जमीन पर न उतरे होते। आंदोलन देशभक्ति का जज्बा और देश के लिए कर गुजरने के लिए लोगों को प्रेरित करना, ये विचारों से सिर्फ नहीं होता है, लोगों के साथ इसका जुड़ाव चाहिए। लोगों की संवेदनाओं को समझने की शक्ति चाहिए और लोगों की तरह सोचने की क्षमता भी चाहिए। सरदार पटेल में ये तीनों उपस्थित थे। वो सिर्फ कल्पना के व्यक्ति नहीं थे, कल्पना भी कर सकते थे, मगर कल्पना को जमीन पर उतारने के लिए, चरितार्थ करने के लिए कठोर परिश्रम और पुरुषार्थ करने वाले कर्मयोगी व्यक्ति थे। और इसीलिए आज सरदार के बारे में कोई भी बात ऑथेंटिक ढूंढनी है तो बड़ी तकलीफदेह बात है। ढेर सारी बातें ढेर सारे नेताओं के लिए उपलब्ध है,
मगर सरदार ने अपने लिए कुछ नहीं किया, इसलिए ये बहुत कठिन और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि काफी लंबे समय तक सरदार के काम को इस देश ने एक प्रकार से याद करने का प्रयास भी नहीं किया। सरदार पटेल जैसे व्यक्ति को भारत रत्न मिलने में कई साल लग गए। सरदार पटेल के स्मारक को बनाने में भारत को कई साल लग गए। सरदार पटेल के विचारों को संकलित कर युवा बच्चों की प्रेरणा बनाने के लिए कई साल लग गए। मगर अब ऐसा मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि जो करता है इसको कोई भुला नहीं सकता है, और महान वही है जिसके मरने के 50-100 साल के बाद भी लोग उसको याद करें। और सरदार ऐसी ही शख्सियत है जो अपने काम से अजर है, अमर है, एटर्नल है। और सरदार ने कई प्रकार के ऐसे काम किए जो आज देश की जनता को सामने है, और देश में एक आम राय बनी हुई है कि शायद सरदार देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो देश अभी जिस समस्याओं का सामना कर रहा है उसमें से बहुत सारी समस्याओं का सामना न करना पड़ता। इतने दूरंदेशीपूर्ण, वास्तविक और धरातल के विचार और आयोजन सरकार के थे। मगर खैर, हम आगे का ही सोचना चाहिए। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। हम सब के लिए जो सरदार के प्रशंसक हैं, सरदार को मानते हैं और मानते हैं कि सरदार के विचार आज भी इतने ही प्रासंगिक हैं जितने 19वीं सदी में थे। मित्रों, आज हम सब इस बात को स्वीकार करने में देश में कोई झिझक नहीं बची है कि सरदार के विचार वास्तवदर्शी थे। और आज आजादी के अमृत महोत्सव के दिन में, वर्ष में सरदार जयंती के दिन सुबह ही देश के प्रधानमंत्री जी ने दुनिया के सबसे ऊंचे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार को श्रद्धांजलि अर्पित की, और पूरे देश के अंदर एक प्रकार से संतोष के भाव की अभिव्यक्ति मैंने देखी है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जब बना, मैं इसकी प्रक्रिया को जानता हूं। इतना विशाल पुतला, जो दुनिया का सबसे ऊंचा पुतला है, हजारों टन का बना है, वो देश के करोड़ों किसानों के खेत में काम करते करते जो औजार उनके बच गए उसको पिघलाकर बनाया गया है। देश के 3 लाख से ज्यादा गांवों में से उन लोहे को इकट्ठा कर पिघलाकर बनाया गया है। देश के 3 लाख से ज्यादा गांवों के किसानों के औजारों का लोहा इसके अंदर पिघलाकर ये पुतले को बनाया गया है। तो पूरे देश की आशा, अपेक्षा और स्वप्नों को एक प्रकार से इस पुतले के अंदर संजोने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, आज सरदार साहब पर जब बात करते हैं तो कई सारे इनके पहलू हमारे सामने हैं, मगर कुछ चीजें ऐसी हैं जो शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगी। सरदार साहब आजादी के संग्राम के सेनानायक तो थे ही, गांधी जी के अनन्य अनुयायी भी थे, बहुत अच्छे विचारक भी थे, मगर इसके साथ साथ जमीनी समस्याओं के निवारण के अंदर सरदार साहब जैसी, जिसको कह सकते हैं वास्तविक विचारधारा, किसी के पास नहीं थी। आज दुनिया भर में अमूल के मॉडल की चर्चा हो रही है। एक ऐसा मॉडल है जो गुजरात की 36 लाख बहनों को हर साल 60,000 करोड़ रुपया कमा कर देता है। गुजरात की 36 लाख बहनें हर रोज गाय और भैंस का दूध निकालकर अमूल को देते हैं,
अमूल उसको हम सबके घर में दूध और दूध उत्पादों के रूप में बेचता है और उसका मुनाफा 60,000 करोड़ रुपया है। 60,000 करोड़ रुपया हर साल गुजरात की ये 36 लाख महिलाओं के घर में पहुंचता है। उसका बीज बोने का काम सरदार पटेल ने किया था। बहुत कम लोगों को मालूम है, मगर मैं कोऑपरेटिव का कार्यकर्ता हूं, मुझे मालूम है सरदार पटेल ने ही त्रिभुवन दास पटेल को कहा था कि पॉल्सन डेयरी जो है वो गुजरात के किसानों के दूध के भाव में उनका शोषण कर रही है, इसके खिलाफ एक सहकारिता आंदोलन खड़ा करना चाहिए। और त्रिभुवन दास ने, मुरारजी भाई उस वक्त डिप्टी कलेक्टर थे, उनके साथ मिलकर इसका संविधान बनाया। मगर प्रेरणा, मार्गदर्शन, विचार तीनों सरदार के थे। एक प्रकार से देश की कोऑपरेटिव मूवमेंट को जमीन पर उतारने का काम सरदार पटेल ने किया था। सरदार नाम ही उनको किसानों के सत्याग्रह के कारण मिला। 1920 से 30 के बीच में देश भर में किसानों के शोषण के खिलाफ आवाज उठती थी। बारडोली में एक सत्याग्रह हुआ। गांधी जी ने सरदार को कहा कि आप जाइए और इसका नेतृत्व करिए, और जिस बखूबी से उन्होंने दक्षिण गुजरात के किसानों को एकत्रित किया, उसी के कारण गांधी जी ने उनको सरदार का उपनाम दिया और उसी के नाम से हम जानते हैं। शायद आधे देश को उनका सच्चा नाम भी मालूम नहीं है। सभी लोग वल्लभ भाई पटेल कोई नहीं बोलता है, सरदार पटेल के नाम से ही जानते हैं। सरदार बहुत अच्छे कानूनविद थे। जब गांधी जी से जुड़े वो घटना भी जानने जैसी है। गांधी जी अहमदाबाद के भद्र कोर्ट के अंदर वकीलों को संबोधित करने गए। सारे वकील गांधी जी को सुनने के लिए बेताब थे, वहां पहुंच गए थे। गांधी जी ने वैसे ही बाद में पूछा कितने लोग अनुपस्थित हैं, तो सबने कहा एक ही नहीं है, वल्लभ भाई पटेल। कहाँ है? तो उन्होंने कहा बार रूम में बैठे हैं। गांधी जी उनको मिलने गए, पहली मीटिंग हुई और इसके बाद उन पर जो असर हुई, सबसे अच्छे गुजरात के वकील माने जाने वाले सरदार पटेल ने पूरी प्रैक्टिस छोड़कर कांग्रेस के आंदोलन के अंदर अपना सर्वस्व झोंक दिया और गांधी जी के साथ ये आंदोलन किया। मित्रों, आज मैं इसलिए बच्चों से ये बात करने आया हूं कि जब तक आप सरदार को नहीं जानोगे, सरदार को नहीं समझोगे। सरदार के कामों के लिए ढेर सारी चीजें कही जा सकती है, मगर कई चीजें ऐसी है जो अगर वो नहीं होती तो आज देश जिस जगह पे हम देख रहे हैं वो नहीं होता। सारे बच्चों को मैं बताना चाहता हूं, भारत का जो नक्शा आपके सामने है, मैप जो आपके सामने है, अगर सरदार नहीं होते तो मैप ऐसा नहीं होता, नक्शा ऐसा नहीं होता, आधा अधूरा होता। लक्षद्वीप आज भारत के अंदर है, इसका एकमात्र कारण सरदार की दूरदर्शिता थी। जब पूरा देश आजादी के उत्सव में डूबा था, सरदार ने भारतीय नौसेना को लक्षद्वीप पर भेजकर वहां पर तिरंगा फहराकर अपना दावा मजबूत करने का काम किया था। अंडमान निकोबार अगर आज भारत में है तो उसका कारण सरदार पटेल है। जोधपुर, जूनागढ़ अगर भारत में है तो उसका कारण सरदार पटेल है। और हैदराबाद के पुलिस एक्शन को कौन भूल सकता है? ढेर सारी दिक्कतों के बावजूद सरकार में भी एकमति नहीं थी, सेना भेजने को कोई राजी नहीं था। सरदार पटेल गृह मंत्री थे, उन्होंने पुलिस भेजकर पुलिस एक्शन करना पड़ा और हैदराबाद आज भारत का हिस्सा बना हुआ है केवल और केवल सरदार पटेल के कारण। और कश्मीर जो भारत माता का मुकुटमणि है, वो भी अगर है आज भारत के पास तो सरदार पटेल ही इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि सरदार ने ही निर्णय कर कर वहां सेना भेजने का काम किया था, जिसने पाकिस्तान के भेजे हुए कबीलाइयों को परास्त कर कर कश्मीर को भारत के साथ जोड़ कर रखा था।
अखंड भारत की कल्पना सरदार न होते तो कभी न होती। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री और उस वक्त के विपक्ष के नेता विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि अंग्रेजों के निकलते ही भारत खंड खंड हो जाएगा, भारत की सत्ता दुष्टों, बदमाशों और लुटेरों के हाथ में जाएगी। भारतीय नेता कम क्षमता वाले हैं, कमजोर चरित्र वाले हैं, वे सत्ता के लिए आपस में लड़ेंगे और भारत राष्ट्र खो जाएगा। ये विंस्टन चर्चिल की कल्पना थी, मगर चर्चिल को यह मालूम नहीं था कि यहां सरदार पटेल है, और सरदार पटेल ने पूरे भारत को 500 से ज्यादा रियासतों को, राज्यों, रजवाड़ों को एकत्रित करने का काम किया। खराब हेल्थ के बावजूद, खराब तबीयत के बावजूद देश भर का प्रवास कर 500 से ज्यादा रियासतों को भारतीय संघ में सम्मिलित करने का काम सरदार ने किया। और आज नतीजा देखिए, आजादी के 75 साल अभी समाप्त हुए हैं। विंस्टन चर्चिल का रिकॉर्ड पर किया हुआ स्टेटमेंट आज भी विद्यमान है, और वास्तविकता ये है कि अभी दुनिया की अर्थतंत्र की तालिका में भारत 5वें नंबर पर आया है, 6ठे नंबर से 5वें नंबर पर आया है। पहले 5वें नंबर पर ब्रिटेन था, उसको 6ठे नंबर पर छोड़कर भारत अपने पुरुषार्थ के आधार पर 5वें नंबर पर आया है। एक भी शब्द कटु बोले बगैर एक राष्ट्र 75 साल के अंदर अपने पुरुषार्थ के बल पर, जिन्होंने हमारे साथ पर 150 साल शासन किया। एक जमाना में कहते थे कि अंग्रेजों का सूर्य कभी नहीं डूबता है, देश के हर खंड में उनका राज्य था, उनको पीछे छोड़कर हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बने हैं, क्योंकि हमने लोकतंत्र की नींव डालने का काम किया, भारत को एक करने का काम सरदार पटेल ने किया। और लोकतंत्र की नींव भी 75 साल में पाताल से गहरी गई है। कई बार सत्ता परिवर्तन हुए इस देश में, एक रक्त की बूंद नहीं बही है। शांति से लोग अपना फैसला सुनाते हैं, अगर फैसला खिलाफ है तो जो सत्ता में है वो उठकर चले जाते हैं, और जिनके पक्ष में फैसला है वो आकर सत्ता के सूत्र संभालते हैं। इतनी मैच्योर डेमोक्रेसी पूरे देश, दुनिया भर के अंदर कहीं नहीं है। ये मैच्योर डेमोक्रेसी की नींव डालने का काम, देश को एक करने का काम सरदार पटेल ने किया था। मित्रों, सरदार पटेल ने उस वक्त राज्यों, रजवाड़ों को एक करने के लिए एच.एम. पटेल, के.एम. मुंशी और उनके सचिव के साथ ढेर सारा यत्न किया, कई राह झाग झाग कर किया। मैं भी एक रियासत से आता हूं, आपको आश्चर्य होगा, विशेषकर बच्चों को मैं बताना चाहता हूं, मेरी रियासत का विलीनीकरण के लिए जो समय दिया गया था सरदार पटेल द्वारा बड़ौदा के महाराजा के महल में, वो समय था सुबह के 4:30 का। सुबह 4:30 पर मेरी रियासत का विलीनीकरण भारतीय संघ के साथ हुआ था, सरदार पटेल ने हस्ताक्षर किए थे। किस प्रकार का परिश्रम ये व्यक्ति, जिसके फेफड़े ढंग से काम नहीं करते थे, वो व्यक्ति ने किया होगा, वो आज हमें दिखाई पड़ता है। पीछे मुड़कर देखते हैं तो मालूम पड़ता है 500 से ज्यादा रियासतों को एक करना बहुत बड़ा कदम था। भारत के अंदर भारत की अखिल भारतीय सेवाओं की नींव डालने का काम सरदार पटेल ने किया। सेंट्रल पुलिस की कल्पना सरदार पटेल ने की। आज सूचना ब्यूरो का नींव डालने का काम सरदार पटेल ने किया, और प्रशासनिक सेवाओं के सारे नियम भारतीय रूप से ढालने का काम भी सरदार पटेल ने किया। ये सरदार पटेल का ही योगदान है कि आज संविधान, हमारा फेडरल स्ट्रक्चर के बीच में कहीं पर राज्य और केंद्र के बीच में मतभेद नहीं उभरते। पॉलिटिकल दृष्टि से कोई आरोप प्रत्यारोप कर सकता है। मैं जैसे कह सकता हूं कि कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है, मगर केंद्र सरहदों की सुरक्षा करता है। केंद्र आतंकवाद के खिलाफ भी लड़ता है। केंद्र
कई सारी कानून आंतरिक सुरक्षा की चीजों को भी संभालता है, मगर कहीं पर अंतर्विरोध नहीं होता, क्योंकि दोनों के काम में, राज्य और केंद्र के काम में इतनी स्पष्ट विभाजन करके दिया गया है कि कहीं कोई इस प्रकार की मतभेद की स्थिति ही न आए। मित्रों, इसीलिए मैं हरिवंश राय बच्चन की एक सरदार पटेल पर की 4 लाइन पढ़ना चाहता हूं। पटेल पर स्वदेश को गुमान है, पटेल देश का निगहबान है, पटेल हिंद की निडर जबान है। हरिवंश राय बच्चन जैसे व्यक्ति ने इस बात को लिखा था, तब जाकर सरदार पटेल के काम का मूल्यांकन करके उन्होंने लिखा था। और जब सभी रियासतों को मिलाकर भारत की रचना हो गई, सोवियत रूस के प्रधानमंत्री बुल्गानिन ने एक वाक्य कहा है, तुम भारतीय गजब हो, राजाओं को खत्म करे बगैर आप लोगों ने रियासतों को खत्म कर दिया, ऐसा भारत में ही हो सकता है। एक भी बूंद रक्त की बहाए बगैर 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़ने का काम सरदार ने किया था, और इसी के माध्यम से आज हमारा देश, वो ही कृति के कारण आज हमारा देश विश्व के अंदर इतना आगे बढ़ रहा है। मित्रों, सरदार पटेल के अहिंसा के लिए विचार बहुत वास्तविक थे। उन्होंने कहा था, जो तलवार चलाना जानता है फिर भी अपनी तलवार को म्यान में रखने की जिसमें हिम्मत है, वो ही वीर है। और अहिंसा के नियमों के पालन करते हुए अन्याय के खिलाफ जो अपनी तलवार को म्यान से निकालता है, वो ही सच्चा अहिंसक है। इतने वास्तविक अहिंसा के लिए विचार सरदार के अलावे मैंने किसी के नहीं सुने हैं। मित्रों, सरदार पटेल के पूरे जीवन का एनालिसिस करें तो इतना निश्चित कह सकते हैं कि मुश्किल समय में कायर लोग बहाना ढूंढते हैं, लेकिन वीर व्यक्ति रास्ता खोजते हैं और परिणाम लाते हैं। हर दिक्कत में सरदार ने रास्ता खोजा और परिणाम लाने का काम किया, और देश के ढेर सारे ऐसे कामों का एक क्षण भी, एक पल भी यश की अपेक्षा रखे बगैर शुरुआत की, जिसका आज देश सुफल भोग रहा है। महात्मा गांधी जी का आदर्शवादी और आध्यात्मिक नेतृत्व था, तो दूसरी ओर सरदार पटेल एक व्यवहारिक नेता थे, वास्तवदर्शी नेता थे। ये दोनों के कॉम्बिनेशन ने इस देश को बहुत दिया है। मित्रों, भारत के संविधान निर्माण की प्रक्रिया में भी सरदार पटेल ने कुछ अहम फैसले किए, जिसको आज का देश नहीं जानता है। मित्रों, उन्होंने अंबेडकर जी को हमारे संविधान के प्रारूप और हमारे संविधान की संकलन करने का काम, चर्चा के बाद जो निकल कर आया उसका संकलन करने का काम अंबेडकर जी को देने का सबसे बड़ा आग्रह किसी का था, तो सरदार पटेल का था। और सरदार पटेल ने ही संविधान को संतुलित बनाने के लिए ढेर सारी जगह पे दखल देकर अपने विचारों से संविधान सभा को प्रभावित कर कर संविधान को संतुलित बनाने का काम किया है। जो बच्चे संविधान की चर्चा नहीं पढ़े हैं, मेरा उन सब से आग्रह है कि संविधान सभा की चर्चाओं में आप के.एम. मुंशी, बी.आर. आम्बेडकर और सरदार पटेल तीनों को जरूर पढ़िएगा, तभी जाकर आप भारत की आत्मा को समझ पाएंगे, भारत के संविधान को समझ पाएंगे और भारत के संविधान की आत्मा को समझ पाएंगे। जिन बच्चों को भारत के संविधान की रचना की प्रक्रिया में इंटरेस्ट है, ये सभी ने ये 3 व्यक्तियों के विचारों को जरूर पढ़ना चाहिए, सरदार पटेल, के.एम. मुंशी और डॉक्टर आम्बेडकर, तभी जाकर आप इनको समझ पाओगे। मित्रों, आज मैं जब यहाँ आपके सामने उपस्थित हूँ, आज़ादी का अमृत महोत्सव का वर्ष है। 75 साल आज़ादी के बाद हमने गुजारे हैं। ये देश 75 साल तक आज़ादी के बाद लोकतांत्रिक आधार पर चला।
मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम जो हमने एडॉप्ट की, इसके आधार पर ये देश चला और नतीजे हमारे सामने हैं। 75 साल की यात्रा बहुत कठिन रही है, ढेर सारी दिक्कतें भी आई, कई बार युद्ध का भी सामना करना पड़ा, लंबे समय तक आतंकवाद को भी झेलना पड़ा है, कई सारे वैश्विक आर्थिक कठिन समयों से भी गुजरना पड़ा है। फिर भी 75 साल का लेखा जोखा करते हैं तो भारत ने 3 बातें निश्चित रूप से 75 साल में प्राप्त कर ली है। एक, हमने हमारे लोकतंत्र को, इसकी नींव को पाताल से गहरा पहुंचाने का काम किया है और 75 साल तक ये देश संविधान के स्पिरिट के आधार पर ही चला है। 2, हमने हमारी सुरक्षा को सुनिश्चित किया है। अब दुनिया में कोई भारत की सीमा और भारत की सेना इसका अपमान करने का दुस्साहस नहीं कर सकता। इस प्रकार की साख भारत बनाने में मजबूत हुआ है। और तीसरा, हमने इस 75 साल में सर्वस्पर्शीय सर्वसमावेशी विकास कैसे हो सकता है, देश के 80 करोड़ लोग जो एक अलग प्रकार की जिंदगी जी रहे थे, उनके जीवन स्तर को ऊपर लाने का हमने प्रयास किया है। साथ ही साथ सभी देश चकाचौंध हो जाए, इस प्रकार से भारत ने अपने अर्थतंत्र को भी बढ़ाया है, विकास को भी गति दी है और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में ही भी 2-5 साल के बाद हम देश दुनिया के प्रमुख देशों के नजदीक पहुंच जाएंगे। परंतु 75 साल के मौके पर 75 साल का गुणगान करना पर्याप्त नहीं है। देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव को मनाने का निर्णय 3 उद्देश्य से लिया है। एक तो देश की आने वाली पीढ़ी, युवा पीढ़ी, मेरे सामने जो बैठे हैं ऐसे बच्चे आजादी के आंदोलन को समझे, संघर्ष को समझे, जिन लोगों ने अपना सर्वस्व बलिदान किया, इनके सिद्धांतों को समझे और उसमें से गर्व लेकर अपना आगे का रास्ता सुनिश्चित करें। ये बहुत जरूरी है। आजादी कितने बलिदानों के बाद मिली है, जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक आजादी का मूल्य भी हम नहीं समझेंगे। मित्रों, इसी में एक संदेश है कि जिनके भाग्य में आजादी के लिए मरना था, जिनके भाग्य में आजादी के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करना था, उन लोगों ने वो किया। हमारे भाग्य में वो नहीं है, क्योंकि देश आजाद हो गया है। मगर मेरे और आपके भाग्य में जरूर है कि वो देश के लिए मरे थे, हम देश के लिए जी कर दिखाए। हमारे जीवन में देश के लिए जीना ये हमारे हाथ में। ये आजादी के अमृत महोत्सव का एक संदेश है। दूसरा, 75 साल में हमने जो प्राप्त किया है, इसको हम जाने और इसकी बुनियाद पर कितना आगे बढ़े हैं, इसका विश्वास हमारे दिल के अंदर संजो कर रखे, इसका विश्वास हमारे दिल के अंदर पैदा करे। और तीसरा, आजादी की शताब्दी जब देश मना रहा होगा, तब देश कहां होगा, उसके लक्ष्य तय करने का भी यही समय है। आज ही हमने तय करना पड़ेगा। हर क्षेत्र के अंदर आजादी की शताब्दी जब मनाई जाएगी, तब देश कहां होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कहां होगा, अंतरिक्ष के विज्ञान में कहां होगा, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देश कहां होगा, स्वास्थ्य की सुविधाओं में देश कहां होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में देश कहां होगा, देश की सुरक्षा की दृष्टि से देश को अभेद और सुरक्षित बनाने की दिशा में देश कहां होगा, ये आज लक्ष्य तय करना है। और इसी तरह से 130 करोड़ लोगों को भी अपने जीवन का लक्ष्य तय करना है, क्योंकि उसी से तो देश आगे बढ़ता है। तो संकल्प करना है देश को हर क्षेत्र में हम कहां पहुंचाए ये, और एक संकल्प व्यक्तिगत रूप में भी करना है। यहां जो युवा बैठे हैं, वो सभी को मेरा आग्रह है कि अपने जीवन में एक संकल्प जरूर करिए, जिसको मृत्यु पर्यंत आपने जिसकी पालना करनी। बहुत छोटा सा संकल्प कि भाई मैं मेरे जीवन में कभी भी ट्रैफिक के नियमों को नहीं तोड़ूंगा या नहीं तोड़ूंगी, मेरी थाली में कभी भी जूठा अन्न मैं नहीं छोड़ूंगा, मेरे कमरे से बाहर जाने से पहले लाइट की स्विच में बंद कर ही निकलूंगा। बहुत छोटा सा निर्णय कर लीजिए आप।
मगर छोटा सा निर्णय कर जरूर दीजिए, वो आपके जीवन में जो निर्णय किया है उसको प्राप्त करना चाहिए, जो लक्ष्य रखा है उसको प्राप्त करना चाहिए, इसकी आदत डालने का काम करेगा। अगर ये आदत डल गई तो आप हर क्षेत्र के अंदर तय किए हुए लक्ष्य को पीछे पड़कर प्राप्त करने की वृत्ति को आपने अंदर सृजित करेंगे। और दूसरी ओर 130 करोड़ की आबादी ने ये जो संकल्प लिए हैं, इस संकल्प का संपुट पूरे देश को बहुत आगे पहुंचाएगा। अगर 130 करोड़ लोग एक कदम चलते हैं तो देश 130 करोड़ कदम आगे चलता है। इस विचार को हम सब ने स्वीकारना चाहिए। मित्रों, आजादी के अमृत महोत्सव के वक्त 2047 में भारत कैसा होगा, कैसा होना चाहिए, इस बारे में हमारा संकल्प इस देश के निर्माण को और सरदार पटेल की कल्पना की भारत की रचना को गति देगा। मित्रों, और मैं निश्चित रूप से मानता हूं, शायद हम मंच पर बैठे हैं वो तो कोई नहीं होंगे जब 2047 आएगा तब, मगर आप लोग जरूर होंगे। भारत का भविष्य उज्जवल है तो ही आपका भविष्य उज्जवल है, और भारत वो रास्ते पे चल पड़ा है। हमने इस दिशा में आगे जाना चाहिए। मित्रों, आज मैं जब स्कूल में आया हूं तब एजुकेशन सोसाइटी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। मुझे भी जानकारी नहीं थी, मैंने परसों थोड़ा डिटेल मंगाया और प्राचार्य जी ने और डिटेल मुझे अभी मंच पर बताया कि इस स्कूल के अंदर प्राथमिक शिक्षा पूरी मातृभाषा में होती है, हिंदी में होती है। हिंदी के साथ साथ तमिल, उर्दू और बांग्ला को सीखने का भी अवसर मिलता है। मैं बच्चों को और अभिभावकों को एक बात जरूर कहना चाहता हूं। मैं अभी कई राष्ट्र के राजदूतों को मिलता हूं, कभी राजनयिकों की भी मिलने का मुझे अवसर मिलता है। मैं कई देशों के लोगों को पूछता हूं कि आपकी भाषा कौन सी, तो कहते हैं अंग्रेजी। मेरे को वो तो इंग्लैंड की है भाई, आपकी कौन सी है? तो धीरे से वो अपना सर झुकाते हैं। हम भारतीयों ने तय कर लेना चाहिए, इस देश में जितनी भी बोलियां और भाषा है, एक को भी मरने नहीं देंगे। मैं किसी भी भाषा को सीखने का विरोधी नहीं हुआ। फ्रेंच सीखिए, रशियन सीखिए, जर्मन सीखिए, इंग्लिश सीखिए, कोई तकलीफ नहीं है, मगर अपनी भाषा को मत छोड़िए। इस बात को मैं बच्चों को जरूर कहना चाहता हूं। और हमारे देश में दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से अंग्रेजी की जानकारी को बुद्धि की क्षमता के साथ जोड़ दिया गया है। बच्चों, भाषा ये अभिव्यक्ति है, भाषा क्षमता का परिचायक नहीं है। क्षमता आपकी अपनी है, इसकी अभिव्यक्ति कोई भाषा करता है। और भाषा की यह लघुता ग्रंथि के आप बाहर आ जाइए, कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मत पालिए। आपके अंदर क्षमता है तो दुनिया को आपको सुनना ही पड़ेगा, चाहे आप अपनी भाषा में बोले या किसी भी भाषा में बोले। अगर क्षमता नहीं है तो नहीं सुनना पड़ेगा। और क्षमता को बढ़ाना है तो आपकी सोचने की प्रक्रिया, आपकी चिंतन की प्रक्रिया, आपकी निर्णय पर कंक्लूजन पर पहुंचने की प्रक्रिया, आपकी विश्लेषण और एनालिसिस की प्रक्रिया, ये आपके मन में, आपकी अपनी भाषा में है। उस पर आप दूसरी भाषा जब थोपते हो तो ये चारों प्रक्रिया को आप वन-थर्ड कर देते हो। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपनी भाषा से कन्नी कभी मत करिए। और मैं अभिभावकों को भी कहना चाहता हूं कि बच्चों के साथ अपनी मातृभाषा में बात करिए। मातृभाषा को जिंदा रखना पड़ेगा, मातृभाषा को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और भाषा के कारण इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का जो बात है, जो एक माहौल खड़ा हुआ है, इसको तोड़ने की जिम्मेदारी मेरे सामने बैठे हुए युवाओं की है। अगर हम मान लेते हैं कि जिनको अंग्रेजी अच्छी आती है ऐसे लोग ही देश के विकास में योगदान कर सकते हैं, तो हम देश की आबादी के 5% लोगों को ही देश के विकास से जोड़ते हैं। अपनी भाषा में सोचने वाला बच्चा, अपनी भाषा में लिखने वाला बच्चा, अपनी भाषा में बोलने वाला बच्चा, अपनी भाषा में रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अनुसंधान करने वाला बच्चा,
अगर देश की विकास की प्रक्रिया में नहीं जुड़ता है तो हम 95% बच्चों को देश की विकास की प्रक्रिया से काट देते हैं, सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर दो हिस्से कर देते हैं। और मैं मानता हूं भारत जैसे बहुभाषा वाले देश में ये नहीं करना चाहिए। भाषा से हम हमारी संस्कृति को जानते हैं, हमारे साहित्य को जानते हैं, हमारे इतिहास को जानते हैं और हमारी सोचने की प्रक्रिया को ज्यादा प्रबल और प्रखर बनाते हैं। इसलिए मैं साधुवाद देना चाहता हूं सोसाइटी के कर्ता धर्ता जगदीप भाई से लेकर आगे से लेकर जो चल रहा है उसको, कि बच्चों को अपनी भाषा में और 7 भाषाओं को यहाँ पढ़ाया जाता है। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई है, इसके अंदर ढेर सारे लिंब है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण आयाम है कि बच्चों की प्राथमिक शिक्षा अपनी भाषा में होनी चाहिए। टेक्निकल एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन भी स्थानीय भाषा में उपलब्ध होना चाहिए और अनुसंधान भी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी स्थानीय भाषा में होना चाहिए। मित्रों, हमने भारत को गांधी और सरदार की कल्पना का भारत बनाना है, हमारे मनुष्यों की कल्पना का भारत बनाना है, आत्मविश्वास से भरपूर भारत बनाना है, आत्मविश्वास के साथ किसी से संघर्ष करे बगैर दुनिया की स्पर्धा में सबसे आगे निकले, इस प्रकार का भारत बनाना है। और वो भारत तभी बन सकता है जब हम भाषा की लघुता ग्रंथि को छोड़ दें। आज सरदार पटेल का जयंती है। सरदार साहब के बारे में मैंने पहले ही कहा, मैं बहुत कुछ बोल नहीं सकता, मगर इतना ही कह सकता हूं कि सरदार साहब इतने सालों के बाद भी, बुलाने के लाख प्रयास के बावजूद, आज देश के हर व्यक्ति के मन में बसा हुआ व्यक्तित्व है, क्योंकि वो भारत की मिट्टी के सुगंध की उपज थे, भारतीय संस्कृति के प्रतीक थे और वो व्यवहारिक नेता थे। कभी भी उन्होंने कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखी। अगर वो चाहते तो आज़ादी के समय पर कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी थी, उसमें सबसे ज़्यादा वोट श्री सरदार पटेल को ही मिले थे देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए। फिर भी उन्होंने आग्रह कभी नहीं रखा, वो पद त्याग दिया, क्योंकि देश के अंदर नई सरकार बन रही थी और विखवाद हमारे दुश्मनों को मजबूती देता। तो आज सरदार पटेल की जयंती पर मैं सभी विद्यार्थियों को यही अनुरोध करना चाहता हूँ, जितना भी उपलब्ध है सरदार पर वो जरूर पढ़िए, अपने मन से सोचिए और उस दिशा में चलने का प्रयास करिए। यही आपको आगे ले जाएगा। और आने वाले दिनों में जो एक अभियान चलाया है मोदी जी ने, आगे भी इसको सब लोग आगे ले जाएंगे। आज़ादी की शताब्दी हो तब दुनिया में सर्वप्रथम भारत हो, ये अभियान को हम सब ताकत दें। आप लोगों के पास बहुत समय पड़ा है, इस समय का सदुपयोग देश को आगे बढ़ाने के लिए आप करेंगे, इसका मुझे विश्वास है। अंत में फिर से एक बार संस्था का मुझे यहाँ पर आकर आपके साथ बात करने के लिए जो मौका उपलब्ध करा, इसके लिए धन्यवाद कर मेरी वाणी को विराम देता हूँ। वंदे मातरम। तो अभी आप ये सीधी तस्वीर देख रहे थे जहां